भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। बस लगे रहो रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टूल्स में। आज हम जो है विज्ञान के कक्षा 9 विज्ञान का पाठ 1 पढ़ रहे हैं, जिसका ये 5वां लेक्चर है। और इसमें हम जो है जैसा कि हमने चौथे लेक्चर तक दाब परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है वो पढ़ लिए थे। अब हमको पढ़ना है दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन पर प्रभाव, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने जब ताप परिवर्तन पढ़ा था तो उससे भी जो है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आता है। उसी तरीके से दाब बढ़ाने और घटाने पर भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो इसमें हम नंबरिंग के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपने घरों में प्रयोग होने वाला गैस सिलेंडर देखा होगा, या जो डीओ आता है सेंट जो शरीर पर लगाते हैं, उसमें आप देखेंगे रहता तो है गैस, लेकिन उसको हिलाने पर पानी के जैसा उसमें आवाज़ आता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो गैस भरा जाता है उसका तापमान, मतलब कि टेम्परेचर जो रहता है वो कम रहता है। क्योंकि अगर उसको आप शरीर पे मारेंगे तो हमको जो है ठंडा जैसा भी लगता है। तो इसीलिए उसमें किया क्या जाता है, तो इसमें तापमान घटाकर गैस को संपीड़ित, इसको लिख लेते हैं कि तापमान घटाकर सिलेंडर में गैस को संपीड़ित का मतलब ही होता है दाब, ठीक है, मतलब कि दबाना। संपीड़ित मतलब दबाना। संपीड़ित करने पर गैस द्रव में बदल जाता है। मतलब कि जैसा कि मैंने आपको समझाया कि अगर हम टेम्परेचर को घटा दें, मतलब कि हमारे आसपास का जो टेम्परेचर रहेगा उसको घटा दें और गैस को संपीड़ित करें, मतलब कि उसको दबाएं, दाब दें, तो जो गैस रहेगा वो द्रव में बदल जाएगा। तो इसको हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहें याद करने के लिए तो लिख सकते हैं कि दाब बढ़ाना और साथ में ताप घटाना। तो इन दोनों करने पर क्या आएगा, गैस को द्रव में बदलना। जो मैंने ऊपर लिखा है उसी को नीचे बताया है। और उसके बाद क्या प्रभाव पड़ता है, अगर हम दाब को, जैसे कि आपने गैस के डीओ में देखा होगा, आप उसको निकालते हैं तो गैस कितना स्प्रे की तरह तेज़ से निकलता है, और उसके अंदर छोटी सी बोतल में कितना जो है पास दोनों रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम गैस को अगर ज़्यादा दाब देंगे तो गैस के जो कण रहेंगे वो बिल्कुल पास आ जाएंगे। तो यही उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस कण नज़दीक आ जाते हैं, ठीक है। हम अगर दाब ज़्यादा बढ़ाएंगे तो जो उसके कण रहेंगे वो पास आ जाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, मतलब जैसे अगर आपने नहीं देखा है तो अगर जैसे आप कोई जैसे ट्यूब जलाइए और पॉलीथीन जलाइए या फिर अगर टायर जलाते हैं तो उसमें जो काला काला धुआं निकलता है वो जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। उसी तरीके से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उसको जो है जब हम उसको जमा देते हैं, मतलब ठोस रूप में रखते हैं, तो क्या बन जाता है,
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अगर उसमें हम अगर वो जो है ठोस कैसे बनता है, क्योंकि उसमें जो है हमने प्रेशर किया, उसको गैस को एकदम हाई प्रेशर किया है, जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो कण है पास पास आ गए, और पास पास आने के कारण वो जो है ठोस में बदल गए। मतलब कि अगर उसको दाब अगर घटा देंगे तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम गैस में बदल सकते हैं, जो कि आपके पेपर में पूछता है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये लिख लीजिए नोट करके कि दाब घटाकर ठोस कार्बन डाई ऑक्साइड को गैस, कार्बन डाइऑक्साइड को हम संकेत में CO2 लिख सकते हैं, में बदल सकते हैं। ये पेपर में आता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गैस में कैसे बदलेंगे। तो ये तो हो गया हमारा किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में ताप पे क्या प्रभाव पड़ता है, और उसके बाद आयतन में मैंने पहले ही बता दिया था। लेकिन उसके साथ ही साथ जैसा कि हमारे दैनिक जीवन में भी हमने देखा हुआ है कि इसमें जैसे कि दिया गया है कि जब हम ताप बढ़ाएंगे या दाब बढ़ाएंगे तभी वो ठोस से द्रव बनेगा और द्रव से वाष्प बनेगा। लेकिन आपने अपने देखा हुआ होगा कि जैसे अगर हम कपड़ा अगर भींगा हुआ है, गीले कपड़ों को अगर बाहर डाल देते हैं और उसको टेम्परेचर नहीं देते, फिर भी जो है जो उसमें जल के जो जैसे गीला कपड़ा रहता है उसका जो जल के कण रहते हैं वो वाष्प बन के उड़ जाता है और हमको कपड़े सूखे मिल जाते हैं। उसमें क्योंकि हमने उसका ताप 100 डिग्री टेम्परेचर भी नहीं किया है। जैसा कि हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि जल से वाष्प बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक क्वथनांक की क्रिया होती है, वो भी कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन जो मैंने भी कपड़ा का उदाहरण आपको बताया है उसमें कपड़े सूख जाते हैं और उसमें हम उसको कपड़े को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म भी नहीं करते कि उसमें जो उसके पदार्थ के कण हैं वाष्प बन के उड़ जाए, वो ऑटोमेटिक उड़ जाते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया जिसमें कि हम पदार्थ को उसके गलनांक तक गर्म किए बिना जल के कण को वाष्प में बदल देते हैं, उसको हम कहते हैं वाष्पीकरण, जो कि आपके सिलेबस में है। इसको हम कहते हैं वाष्पीकरण, इंग्लिश में इसको कहते हैं इवेपोरेशन। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा पदार्थ जल का जो क्वथनांक रहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे कम तापमान पर ही करते हैं। तो इसका परिभाषा भी बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे समझ के कि क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों का वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। तो मैंने आपको क्या बताया कि क्वथनांक से नीचे मतलब कि जो वस्तु का जो क्वथनांक रहता है उससे नीचे, मतलब कि ये 100 डिग्री टेम्परेचर है तो उससे कम। जैसा कि उदाहरण में हम जानते हैं कि जब कपड़ा गीला रहता है और धूप में जो रखने पर वो सूख जाता है, उसमें उसका जो क्वथनांक रहता है वो 100 डिग्री नहीं रहता, उससे कम ही रहता है। तो जैसा कि ये वाष्पीकरण है, इसमें क्वथनांक से नीचे क्रिया की जा रही है और जो ये क्वथनांक का जो टेम्परेचर रहता है उसको हम कहते हैं क्वथन। इसको आप हेडिंग डाल के लिख लीजिए क्वथन।
क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट और क्वथन का मतलब होता है बॉइलिंग। क्वथन का मतलब क्या होता है कि जिस ताप पर वाष्पन की क्रिया होती है, मतलब कि जिस टेम्परेचर पर वाष्पन की क्रिया होती है उसको क्वथन कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को क्वथनांक कहते हैं। तो अब जैसा कि क्वथन में भी वाष्पन की प्रक्रिया होती है और वाष्पीकरण में भी क्या होती है, वाष्प मतलब कि वाष्पन की क्रिया होती है। तो इन दोनों में अंतर जो कि हमेशा एग्ज़ाम में आता है, उन दोनों को अब देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हेडिंग डाल लीजिए, वाष्पीकरण और क्वथन में अंतर। वाष्पीकरण तथा क्वथन में अंतर। तो इसके लिए ये 2 कॉलम बना लीजिए। एक तरफ लिख लीजिए वाष्पीकरण और एक तरफ लिख लीजिए क्वथन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो वाष्पीकरण की क्रिया होती है इसमें हम किसी बाह्य स्रोत से उसमें ऊष्मा देते नहीं। तो वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है ये क्या हो जाती है, किसी भी तापमान पर हो जाती है। तो लिख लीजिए कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर होगा, लेकिन क्वथन के लिए हम जानते हैं कि इसका एक निश्चित तापमान होता है 100 डिग्री टेम्परेचर, जिसको हम क्वथनांक कहते हैं। तो इसमें ये हो जाएगा कि ये सिर्फ क्वथनांक पर। अब उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण में कोई तापमान है नहीं। जैसा कि इसमें हम कपड़ा अगर मान लीजिए सुखाते हैं वाष्पीकरण के द्वारा, तो इसमें हम सुबह डालते हैं तो मान के चलते हैं कि शाम तक कपड़ा सूख ही जाएगा। अब वो तो सूरज पे डिपेंड करता है कि कितनी गर्मी आ रही है। तो ये क्या है, ये एक धीमी प्रक्रिया है। तो इसमें लिख लीजिए कि ये जो प्रक्रिया है ये धीमी प्रक्रिया है। लेकिन क्वथन की जो प्रक्रिया होती है इसमें हम बाह्य स्रोत से ऊष्मा देते हैं, मतलब बाहर से गैस चूल्हे के माध्यम से पानी को जल्दी गर्म करते हैं। तो ये क्या है, ये एक तेज प्रक्रिया है। ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझें तो कपड़ा सुखाने में किसी प्रकार की कोई ध्वनि तो अलग से आती नहीं। वैसे भी हम कोई इसमें बाह्य ऊष्मा दे ही नहीं रहे हैं, तो धीरे धीरे प्रक्रिया होगी तो इसमें ध्वनि नहीं आएगी, ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। और जैसा कि क्वथन में है इसमें हम पानी के लिए बाहर से ऊष्मा देते हैं, तो पानी को उबलने की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसमें क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होती है। और वाष्पीकरण की प्रक्रिया में किसी प्रकार के जल से वाष्प बनने की कण दिखाई नहीं देते, मतलब कि वाष्प कण नहीं दिखाई देते हैं, वाष्प कण नहीं दिखते। लेकिन क्वथनांक की क्रिया में जब पानी उबलने लगता है तो हमें भाप मतलब कि वाष्प दिखाई देते हैं। तो इसमें लिखेंगे कण दिखते हैं। फिर उसके बाद वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है ये एक बड़े क्षेत्रफल में होती है। जैसे अगर कपड़ा भींगा होता है कपड़ा तो वो जल्दी नहीं सूखता, लेकिन अगर उसको हम फैला के डाल देंगे तो जल्दी सूख जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वाष्पीकरण जो होता है केवल सतह पर होता है। और जबकि क्वथन में ये क्या होता है, इसमें पूरे द्रव्य में होता है। पानी हम नीचे से गर्म करेंगे तो पूरे द्रव्य में जो है ये वाष्पन की क्रिया करेगा। उसके बाद छठा प्रभाव ये है दोनों में अंतर
कि अगर हवा तेज़ चलेगी तो जल्दी कपड़ा सूखेगा, मतलब वाष्पीकरण जल्दी होगा। तो इसमें ये जो है वायु की गति पर निर्भर करता है। तो वायु की गति पर निर्भर करता है, लेकिन क्वथन में ऐसा कोई बात नहीं है, ये वायु गति पर निर्भर नहीं करता। तो इस तरीके से जो है ये दोनों में अंतर हो गया, जो कि अक्सर पूछा जाता है पेपर में, क्लास 9 में भी और उसके आगे भी। अब उसके बाद जैसा कि हमने पढ़ लिया वाष्पीकरण क्या होता है और क्वथन जान लिए, वाष्पीकरण और क्वथन में क्या अंतर होता है वो जान लिए। अब हम वाष्पीकरण, क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के अनुसार, तो वाष्पीकरण के बारे में कैसे क्या उस पर किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो हेडिंग लिख लीजिए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत से कारक होते हैं, मतलब कि बहुत से कारण होते हैं जो कि वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। उसमें जो पहला कारण है वह है सतह का क्षेत्रफल। तो नंबर 1 डाल लीजिए, सतह का क्षेत्रफल। मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि जो वाष्पीकरण की क्रिया होती है वो क्वथनांक, मतलब कि जब जल उबलने लगता है उस टेम्परेचर से नीचे की टेम्परेचर पर होती है, मतलब इसमें कोई तापमान तो फिक्स है नहीं। तो और अभी हमने जो यहाँ लिखवाया भी है कि केवल जो है सतह पर ही कार्य करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम उदाहरण से देखें, जब कपड़े को हमें सुखाना होता है तो उसको हम फैलाते हैं। अगर उसको हम धोए हुआ अगर रख देंगे तो जल्दी नहीं सूखेगा, हो सकता है सूखे भी ना जल्दी, बहुत दिन भी ले सकता है मतलब। तो इससे ये पता लगता है कि कपड़े को जल्दी सुखाने के लिए, मतलब जो समय लेगा मिनिमम, उसके लिए क्षेत्रफल हमें बड़ा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाष्पीकरण जल्दी तब होगा जब सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो इसको लिख लीजिए, सतह के क्षेत्रफल में, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो इसको यही लिख लीजिए कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। और अगर इसका उदाहरण लिखना चाहते हैं तो एक कपड़े वाला लिख लीजिए, जैसे कपड़े को सुखाने के लिए, कपड़े को सुखाने के लिए क्या करते हैं, फैलाते हैं। कपड़े को अगर हम अच्छे से फैला देंगे तो वो जल्दी सूख जाएगा। अब ये तो हो गया सतह का वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब उसके बाद दूसरा जो प्रभाव पड़ता है वो है तापमान का, कि तापमान वृद्धि करने पर क्या होगा और घटाने पर क्या होगा। तो इसको हम ज़्यादा बड़ा ना करने के लिए तापमान में वृद्धि का डायरेक्ट प्रभाव लिख लेते हैं। कहने का मतलब है कि अगर जैसे बहुत तेज़ अगर गर्मी है और कपड़ा अगर हम फैला दें तो जो उसको दिन भर लगेगा सूखने में वो 2 ही 3 घंटे में सूख जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। लेकिन बात ये आता है कि कैसे होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर जब तापमान बढ़ेगा तो जो कपड़े के अंदर जो पानी के जो कण हैं जो गीले हैं, उन कणों को जो है पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, मतलब कि वो धूप से एनर्जी लेके गतिज ऊर्जा उनको मिल जाती है, जिस पे ये जो वाष्पीकरण की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। मतलब कि वाष्पीकरण करने की जो प्रक्रिया होती है उसका टाइमिंग जो है कम हो जाता है, स्पीड से होने लगता है। यही कारण है कि तापमान में जब वृद्धि करते हैं तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो इसको लिख लेते हैं कि ये तो लिख ही लिए तापमान में वृद्धि, तो इसमें लिखते हैं तापमान
बढ़ने पर कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। मतलब कि सामान्य स्थिति में जो वाष्पीकरण की दर रहती है वो तापमान बढ़ने से तेज़ हो जाती है और जल्दी जल्दी जो है वाष्पीकरण होने लगता है। अब उसके बाद एक और कारण है कि वायु की गति, जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण में वायु गति का भी एक महत्वपूर्ण रोल है, तो इसलिए अब लिख लेते हैं कि वायु गति से क्या होता है। तो दोस्तों अगला हेडिंग डाल लीजिए, तीसरा कारण कि वायु की गति में वृद्धि। मतलब कि वायु गति में हम वृद्धि कर देंगे तो क्या होगा, तो वायु के तेज़ होने से क्या होगा कि जो जल के कण रहेंगे वो वायु के साथ आसानी से मिलते जाएंगे, जल्दी जल्दी मिल के उड़ने लगेंगे। तो जल्दी मिल के उड़ेंगे तो क्या होगा कि वाष्पीकरण जो है तेज़ हो जाएगा। तो ये लिख लेते हैं कि वायु के तेज होने पर जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं और जब जलवाष्प के साथ वायु से साथ उड़ जाते हैं तो जिससे वाष्पीकरण तेज होती है, क्योंकि जो जल के कण रहते हैं जब वही उड़ जाएंगे तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा और जल्दी सूख जाएगा तो वाष्पीकरण की क्रिया तेज होगी। तो ये तो हो गया हमारा वाष्पीकरण के कारण। अब उसके बाद जो एनसीईआरटी विज्ञान में एक टॉपिक दिया हुआ है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है, इसको देख लीजिए। तो हेडिंग डाल लीजिए अब कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो इसको समझ लेते हैं कि कैसे आती है। तो देखिए होता क्या है, पहले इसको हम एग्जाम्पल समझ। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर है ये, ठीक है, इस पे हम गर्मी से आए, पसीना हुआ है, और अगर हम डायरेक्ट हवा में जाते हैं तो पसीना क्या हो जाता है, सूख जाता है। पसीना सूखता है तो हमको कैसा लगता है, ठंडक का अनुभव होता है। तो यही से पूछ रहा है कि वाष्पीकरण का इसमें क्या रोल है। तो वाष्पीकरण का देखिए इसमें क्या रोल है कि जैसे शरीर में पसीना हुआ था और पसीना जो है हवा के माध्यम से सूख गया, तो लेकिन पसीना सूख तो गया लेकिन उसको अपनी एनर्जी बनाई रखनी है। मतलब कि पसीना सूखा, वाष्पीकरण की क्रिया हुई, पसीना वाष्प बन के उड़ गया, जल से वाष्प में बदल गया। मतलब कि अवस्था बदला ना, पहले पसीना पानी था फिर वाष्प बना धीरे धीरे। तो जल से वाष्प में बदलने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि गुप्त ऊष्मा आपने पढ़ा था, संलग्न की गुप्त ऊष्मा, ठोस से द्रव और द्रव से गैस बदलने के लिए क्वथनांक में जो ऊष्मा हुआ था। तो उसी तरीके से यहाँ पसीना, पंखा के सामने जब खड़े होते हैं हम तो पसीना पानी से वाष्प बन गया। तो अवस्था परिवर्तन के लिए उसमें जो ऊष्मा लगी थी, ऊर्जा लगी थी, उस ऊर्जा को वो शरीर के माध्यम से जो है रिकवर करता है। मतलब कि वो शरीर से अवशोषित कर लेता है, और जब शरीर से जब वो ऊर्जा लेता है तो इसी कारण जो है ऊर्जा ग्रहण करने के कारण हमको ठंडक की अनुभूति होती है। क्योंकि ऊर्जा क्या होती है, एक प्रकार की ऊष्मा होती है,
और उस ऊर्जा को जब अवस्था परिवर्तन के लिए पसीना जब पानी से वाष्प बना तो उसी ऊर्जा को शरीर से ले लेता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया होने के कारण, तो ऊर्जा निकलने के कारण ही शरीर जो है ठंडा लगता है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको लिखवा देता हूँ इसको कि वाष्पीकरण प्रक्रिया में लुप्त ऊर्जा, मतलब कि पसीने का पानी से वाष्प बनने में ख़त्म हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए, मतलब जो ऊर्जा ख़त्म हुई उसको वापस पाने के लिए द्रव के कण मतलब कि पसीने के कण अपने आसपास, मतलब कि जिस पे पसीना बना हुआ था, मतलब कि मानव शरीर आसपास के वातावरण से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसी ऊर्जा को ग्रहण करने के कारण, इस ऊर्जा को ग्रहण करने के कारण वातावरण शीतल रहता है। जो मैंने आपको समझाया वो इसमें लिखवा दिया है। ऊर्जा जैसे शरीर से उसने ले लिया पसीना, और इसी ऊर्जा को लेने के कारण ही शरीर क्या रहता है, ठंडा रहता है। अब इसके जो है कुछ उदाहरण भी जो है पेपर में आते हैं कि क्या कारण है कि एसीटोन हाथ शरीर पर डालने पर ठंडा अनुभव करता है, गर्मी में क्यों सूती कपड़ा पहनते हैं। तो उसी प्रकार से जो उदाहरण है वही मैं आपको करवा देता हूँ 2-3 ठो। तो इसका उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण में पहला एक कि एसीटोन। अब बात आती है कि ये एसीटोन क्या होता है। एसीटोन एक जो है रसायन पदार्थ है जिसका प्रयोग हम नाखून पे से नेल पॉलिश छुटाने के लिए करते हैं। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, नाखूनों की पॉलिश हटाने वाला द्रव। क्या होता है को हाथ पे जब हम डालते हैं, को हाथ पर डालते हैं तो डालने से क्या होता है, हमें ठंडक अनुभव होता है। ये ठंडक क्यों अनुभव होता है, कारण लिख लीजिए। हाथ पे डालते हैं तो एसीटोन हाथ से उष्मा, एसीटोन जो है हाथ से उष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित कर देता है। मतलब कि हाथ से उष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित कर देता है। जिससे हाथ पर शीतलता महसूस होती है। और ये क्वेश्चन का जो उदाहरण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में ये अक्सर पूछा जाता है। अब उसी के साथ जो है
ये भी पूछा जाता है गर्मी के दिनों में सूती कपड़ों का प्रयोग हम क्यों ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो इसका भी लिख लीजिए। तो देखिए होता क्या है कि जो सूती कपड़े होते हैं ये पसीने को अच्छी तरीके से सोख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी को बहुत अच्छे से अवशोषित कर लेते हैं, और पानी को अवशोषित कर लेते हैं तो शरीर पे जो सूती कपड़े का जो क्षेत्रफल रहता है सतह, वो पूरे मने की पेट तक के क्षेत्रफल को ढके रहता है, जिससे वो वाष्पीकरण भी जल्दी कर देता है। और वाष्पीकरण होने के कारण ही, वाष्पीकरण के कारण ही जो है शीतलता होती है। तो इसको लिख लीजिए कि गर्मी में सूती कपड़े को इसलिए पहनते हैं क्योंकि गर्मी में सूती कपड़े को इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये जो है पसीने के अच्छे अवशोषक होते हैं। पसीने के अच्छे अवशोषक होते हैं, इसलिए अच्छे अवशोषक होने के कारण इसलिए ये जो है पसीना अवशोषित करके आसानी से वायु मंडल में क्या कर देते हैं? वाष्पीकरण कर देते हैं। वायुमंडल में वाष्पीकरण कर देते हैं, और वाष्पीकरण कर देने के कारण क्या होता है कि शीतलता होती है। वाष्पीकरण कर दिए, लिख लीजिए, इसीलिए शीतलता होती है। इसके साथ एक और जो है कारण है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, दिक्कत रहेगा मैं वीडियो में दोबारा बना दूँगा, कि गर्मियों में जो है लोग ज़मीन पे पानी क्यों डालते हैं। तो इसका लिख लीजिए कि गर्मियों में लोग मैदान में पानी छिड़कते हैं, जिससे पानी ज़मीन की ऊर्जा मतलब कि गर्मी, ब्रैकेट में गर्मी करके लिख लीजिए, प्राप्त करके वाष्प में बदल देता है और जगह जो है ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपके सिलेबस के अनुसार जो भी था मैंने आपको यहाँ तक 5वें लेक्चर तक आपको बता दिया है। अब कल जो है हम इस प्रश्नावली के मतलब कि इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाएंगे अभ्यास के, और उसके साथ साथ 1-2 टॉपिक अगर जो बचा रहेगा जानने योग्य उसको बताएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि बताया गया सभी आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करने में कोई कमी मत कीजिएगा। आपके लिए जितना हो सके बेहतर से बेहतर मेहनत की जा रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।